अब बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 अप्रैल 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं सिर्फ 1 मिनट में। अगर उसी खबर को यूट्यूब या फेसबुक में देखते हैं तो आपसे 3-4 या फिर 5 मिनट समय ले लिया जाता है, लेकिन केडीबी लाइव ऐप में मात्र 1 मिनट में खबर दिखाई जाती है, जिससे आपकी समय की बचत होगी। कहते हैं कि टाइम इज मनी, यानी कि समय ही पैसा है। तो हम आपकी समय की कदर करते हैं। अगर आप भी अपने समय की कदर करते हैं तो आप अभी केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इसमें पूरे बिहार की खबरों को देखिए। किसी भी खबर को मात्र आप 1 मिनट में देख सकते हैं। जी हाँ, और साथ ही साथ खुद से भी खबरों को पोस्ट कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइएगा, वहां लिखिएगा केडीबी लाइव, सर्च कीजिए, लिख करके आ जाएगा। उसको इंस्टॉल कीजिए, अपना अकाउंट बना लीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए, खुद से भी खबरों को पोस्ट करें। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों बिहार में ईद और रामनवमी को लेकर के विवाद चल रहा था। आपको बता दूं कि बिहार के शिक्षकों को ईद और रामनवमी के दिन छुट्टी कैंसिल कर दी गई थी। के पाठक ने आदेश जारी किया था कि शिक्षकों को रामनवमी और ईद के दिन भी ट्रेनिंग करनी होगी, ट्रेनिंग में जाना होगा। लेकिन अब इसको लेकर के नीतीश सरकार ने नया फरमान जारी कर दिया है। नीतीश सरकार ने बता दिया है कि के पाठक का फरमान नहीं चलने वाला है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्शन लिया। उन्होंने 10 और 11 अप्रैल को ईद एवं 17 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर घोषित छुट्टी को बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं किया है, यानी कि छुट्टी होगी उस दिन। के पाठक का आदेश नहीं चलने वाला है यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने। आपको बता दूं कि जारी सूचना के अनुसार शिक्षा विभाग के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों को आने वाले ईद और रामनवमी के दिन असहजता को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर संज्ञान लिया है। दिनांक 10 और 11 अप्रैल को ईद और 17 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम में अन्य किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि छुट्टी रहेगी। के पाठक का जो आदेश था वो आदेश कोई काम नहीं है, उस आदेश को कोई पालन नहीं करेगा। दोस्तों पूर्णिया में चुनावी मैदान सज गया है। 7 योद्धाओं के बीच घमासान होने वाला है। जब 5 दलीय प्रत्याशियों के अलावा 3 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। पूर्णिया लोकसभा सीट से संतोष कुशवाहा, बीमा भारती, पप्पू यादव, इसके अलावा अरुण दास, किशोर कुमार यादव, नौमान आलम और सत्येंद्र यादव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में डटे हुए हैं। नाम वापसी की अवधि खत्म होने के बाद चुनावी मैदान की तस्वीर साफ हो गई है। जदयू के संतोष कुशवाहा, राजद की बीमा भारती और निर्दलीय पप्पू यादव के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। मुसलमान बहुल इस सीट पर इस बार मैदान में सिर्फ एक अल्पसंख्यक प्रत्याशी है। आरजेडी ने महिला प्रत्याशी को उतारा है। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने पूर्णिया लोकसभा सीट पर वो प्रत्याशी नहीं उतारा है। लेकिन यहां पर माना जाता है कि पूर्णिया में 3 कैंडिडेट के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। एक है बीमा भारती, दूसरा है संतोष कुशवाहा और तीसरा है पप्पू यादव। इन तीनों के बीच मुकाबला टक्कर का होगा, कांटे का होगा, त्रिकोणीय मुकाबला होगा। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबले में कौन बाजी मारेगा ये तो हर 4 जून को ही पता चलेगा। बिहार के मुसलमानों का असली हमदर्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कही है। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुसलमानों को पता है कि उसका असली हमदर्द कौन है। वो जानते हैं कि नीतीश कुमार है। उनकी हिफाजत की सीमा से आगे निकल करके उन्हें तालीम याफ्ता बनाने और फिर उनकी माली हालात सुधारने का काम यहाँ सिर्फ नीतीश कुमार के शासनकाल में हुआ है। विजय चौधरी ने कहा है कि 1989 में कांग्रेस शासनकाल में भागलपुर में हुए दंगे के दोषियों को राजद की हुकूमत में न सिर्फ बचाया गया बल्कि उन्हें सम्मानित भी किया गया। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही कातिलों को सजा मिली और पीड़ितों को मुआवजा मिल सका। विजय चौधरी ने कहा कि सिर्फ खौफ दिखा करके अल्पसंख्यकों के भावनात्मक शोषण करने के दिन लद गए हैं। आज सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के विरुद्ध तुरंत सख्त कार्रवाई की जाती है। अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज भयभीत मुक्त होकर के सुकून की और तरक्की की जिंदगी जी रहे हैं। मुसलमानों के हित वाले सारे फैसले नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के शासनकाल के दौरान ही लिए गए हैं। यह कहना है विजय कुमार चौधरी का। दोस्तों बिहार के एक युवक ने ऐसी शादी की है जिसे सुनकर के आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर दूल्हे ने दहेज की जगह 11 पौधे मांग करके शादी की रस्म अदा की गई। इसी के साथ संविधान को साक्षी मान करके दुल्हन से शादी की गई। यही कारण है कि इस शादी की सिर्फ यूपी बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा है। जब बिहार में अगर कोई भी नौकरी वाला लड़का होता है तो फिर उसकी डिमांड काफी अधिक होती है, ये आमतौर पर देखा जाता है। लेकिन हैरानी की बात है कि बिहार के देवीपुर निवासी फेकू चौधरी का बेटा प्रदीप चौधरी बैंक में कैशियर होने के
बावजूद भी काफी सादे तरीके से शादी करने में विश्वास करता था। यही कारण है कि उसने अपनी शादी में 1 रुपए का भी दहेज नहीं लिया। बगैर दहेज शादी से उनकी चर्चा देश भर में हो रही है। जब प्रदीप चौधरी ने शादी में दहेज के लिए इनकार कर दिया और दहेज की जगह विभिन्न प्रजाति के 11 पौधे लिए, जिसमें पीपल, नीम, आम, बरगद, अशोक, क्रिसमस ट्री सहित अन्य पौधे शामिल थे। इन पौधों को मेहमानों ने सम्मान के साथ दुल्हा दुल्हन को उपहार में दिए और उनके साथ इस शादी में समारोह को भव्य बनाया। दोस्तों, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप सावधान रहें, क्योंकि बिहार में तबाही मच रही है। जल करके पशु मर रहे हैं, तबाह और बर्बाद हो रहे हैं, संपत्ति खाक हो रहे हैं, फसल जल करके राख हो रहे हैं, जब किसान बर्बाद हो रहे हैं, कंगाल हो रहे हैं। अगर आप भी करते हैं गलती तो आप भी कंगाल हो सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में तेज हवा, धूप, गर्मी के साथ साथ पछुआ के प्रकोप से लगातार अलग अलग स्थान पर आग लगी की घटनाएं हो रही है। आलम यह है कि घर के किसान के साथ साथ कई जगह मासूम बच्चे और फिर लोग भी झुलस रहे हैं। यह अभी आग का दौर चल रहा है बिहार में। अग्निशमन विभाग द्वारा लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए कैंप भी किया जा रहा है। अग्निशमन के अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर अग्निकांड लापरवाही से होते हैं। जब ग्रामीण क्षेत्र में अपने अपने गांव मोहल्ले की सारी झुग्गी झोपड़ियों को मिट्टी का लेप लगा करके फायर प्रूफ बनाने की आवश्यकता है, यह अग्निशमन पदाधिकारी का कहना है। अग्निशमन के अधिकारियों ने कहा है कि हवा बहने के समय भूल कर भी आग ना जलाएं, जलती हुई माचिस की तीली एवं सिगरेट, बीड़ी के टुकड़े को यंत्र तंत्र ना फेंकें, झोपड़ियों को सटा करके ना बनाएं। अग्नि सुरक्षा बिंदु जन जन तक पहुंचाने से अग्निकांड से होने वाली क्षति कम की जा सकती है। उन्होंने बताया है कि उनकी टीम द्वारा गैस सिलेंडर में आग रोकने के लिए डेमो दिखा करके बचाव के विभिन्न तरीके समय समय पर बताए जाते हैं। वहीं पर पछुआ हवा चलने से पहले सुबह 9 बजे तक ही आप खाना बना लें या शाम को 6 बजे के बाद खाना बनाएं। खाना बनाते समय पास में एक बाल्टी जरूर पानी रखें। लालटेन मोमबत्ती को ऐसी जगह पर ना रखें जहां से गिर करके आग लगने की आशंका हो। खाना बनाते समय ढीले ढाले पॉलिस्टर के कपड़े ना पहने, हमेशा सूती कपड़े पहनकर ही खाना बनाएं। दोस्तों, चुनाव आयोग ने पप्पू यादव को सिंबल दे दिया है। जब पप्पू यादव को कैंची छाप सिंबल मिला है, इसकी जानकारी उन्होंने सोमवार को ट्विटर पर दी है। जब उन्होंने लिखा है कि चलेगी कैंची, नफरत को काटेंगे, मोहब्बत जीतेगा। जहां एक्स पर यानी कि ट्विटर पर पप्पू यादव ने लिखा है कि तारीख 26 नवंबर 6 पूर्णिया की होगी जय, चलेगी कैंची, नफरत को काटेंगे, मोहब्बत जीतेगा, दूर करेंगे पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के विकास की बाधा। आपको बता दो कि पूर्णिया सीट को लेकर के महागठबंधन में घमासान मचा हुआ था। वहीं पर पप्पू यादव ने पिछले दिनों अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया था। इसके बाद महागठबंधन के तहत ये सीट आरजेडी के कोटे में चली गई। आरजेडी ने यहां से बीमा भारती को प्रत्याशी बनाया। इसके बाद पप्पू यादव ने इस सीट से गुरुवार को निर्दलीय अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया था। वहीं पर पप्पू यादव ने के नामांकन के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा था कि पार्टी के बाहर नामांकन दर्ज करने की इजाजत किसी को भी नहीं है। औरंगाबाद सीट गठबंधन के तहत चली गई, जहां वहां पर से निखिल कुमार की सदस्य उम्मीदवारी थी, तो फिर उन्होंने तो नामांकन नहीं भरा। इस बयान के बाद पप्पू यादव के खिलाफ कार्रवाई की बात होने लगी थी, लेकिन पप्पू यादव ने स्पष्ट कर दिया था कि नामांकन तो होके रहेगा, नामांकन किसी भी कीमत पर वापसी नहीं होगी और हम पूर्णिया से चुनाव तो लड़के रहेंगे, चाहे मेरी अर्थी क्यों ना उठ जाए, लेकिन हम पूर्णिया को नहीं छोड़ने वाले हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा आज डबल इंजन की सरकार की बात करती है। बिहार में 17 साल से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अभी भी बेरोजगारी गरीबी है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव मोदी का नहीं, मुद्दा का चुनाव है। बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, गरीबी, शिक्षा, चिकित्सा, यही सब मुद्दा है। बिहार में जब हम लोगों की सरकार बनी तो फिर 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। ये केंद्र की सरकार में भी नहीं हुआ है। जाति आधारित गणना की गई, जब काम होने लगा तब भाजपा ने हमारी सरकार गिरा दी। इसके बाद नीतीश कुमार हाईजैक हो गए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छू रहे हैं। एनडीए के 4 लाख से 4,000 तक सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा राजद को परिवारवादी कहते हैं, जबकि पहले चरण के उसके सभी प्रत्याशी परिवारवादी हैं। वहीं पर सभा को संबोधित करते हुए विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि आज सत्ता में आने के बाद भाजपा संविधान बदलने की कोशिश कर रही है। हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है। आज देश गलत हाथों में चला गया है, जहां अब इसे हटाने के लिए आजादी की लड़ाई की तरह ही हमें संघर्ष करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज नागपुर के इशारों पर काम किया जा रहा है। 2 राज्यों के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है। आज गांव में लोग भूखे मर रहे हैं, जहां उन्हें महीनों में 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। आखिर 5 किलो अनाज में एक परिवार का पेट कैसे भरेगा? ये सरकार 5 किलो अनाज को विकास समझ रही है और विकास मान रही है, जबकि ऐसा हकीकत में बिल्कुल भी नहीं है।
दोस्तों आज आरजेडी को एक और बड़ा झटका लगा है। आपको बता दूं कि आरजेडी के एक नेता ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दानापुर में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खासम खास माने जाने वाले पूर्व नगर उपाध्यक्ष सह राजद नेता स्वर्गीय राजकिशोर यादव के भांजे और पूर्व वार्ड पार्षद राजद नेता संजय यादव आज बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान संजय यादव ने कहा है कि राजद में कार्यकर्ताओं का कोई भी महत्व नहीं है। यदि कोई भी कार्यकर्ता आवास पर मिलने के लिए जाते हैं तो फिर उनको भगा दिया जाता है। हम लोग को बहुत परेशानी होती है। जब पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव की मौजूदगी में आज दानापुर के मुबारकपुर में संजय यादव ने बीजेपी की सदस्यता स्वीकार की है। इस दौरान बीजेपी के कई स्थानीय नेता कार्यकर्ता और सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। इस अवसर पर रामकृपाल यादव ने कहा कि संजय यादव के पिता बीजेपी का पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और उनका हमसे पुराना नाता है। या उनके पुत्र के बीजेपी में आने से बीजेपी और मजबूत हो जाएगी। दोस्तों जनसुराज अभियान के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राजनीति में परिवारवाद पर तंज कसते हुए रविवार को कहा कि पीएम मोदी को परिवारवाद पर बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरजेडी और क्षेत्रीय दलों के बारे में सब जानते हैं कि वे परिवारवाद की पार्टी है, लेकिन बीजेपी को लेकर के लोगों को लगता है कि ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है। बीजेपी से जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं वो शकुनी चौधरी के बेटे हैं। जब बिहार में कांग्रेस का दौर था तो उसमें शकुनी चौधरी विधायक मंत्री थे। लालू यादव जी के दौर में भी, नीतीश जी के दौर में भी, मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी विधायक मंत्री शकुनी चौधरी थे। आज बीजेपी को साधारण परिवार के कुशवाहा समाज से राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं मिला है, जब उन्हें भी शकुनी चौधरी का लड़का ही मिला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि देश भर में हमने देखा है कि अगर आपके पिताजी विधायक मंत्री नहीं है तो फिर आपके लिए चुनावी राजनीति में आना बहुत कठिन है, जिसमें बीते 30 सालों में पता चलता है कि 1250 परिवारों के लोग ही विधायक सांसद बने हैं। परिवारवाद को लेकर के हमें लगता है कि एक लालू जी का परिवार है, एक रामविलास पासवान जी का परिवार है, ऐसी बात नहीं है। हर प्रखंड में 2-4 परिवार ऐसे हैं जिनका राजनीति पर कब्जा है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि दल कोई रहे, नेता कोई रहे, जनता सोचती है कि कांग्रेस को उखाड़ दिए, लालू जी को लेकर आए, लालू जी को उखाड़ दिए, नीतीश जी को लाए, नीतीश जी को उखाड़ दिए, बीजेपी को लाए। अभी उदाहरण बताएंगे जिसमें आप किसी भी दल को लेकर आइए लेकिन नेता वही रहेगा और उसी परिवार का रहेगा। बिहार की आबादी लगभग 13.5 करोड़ है। यहाँ 3 करोड़ 50 लाख परिवार के लोग रहते हैं, लेकिन विधायक मंत्री मात्र 1200 सांसद परिवार ही लोग बनते हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के एक बयान का जवाब देते हुए चिराग पासवान ने तंज कसा है। रविवार की देर शाम जब पत्रकारों से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि अरुण भारती सिर्फ उनके जीजा नहीं है बल्कि वे तेजस्वी यादव के भी जीजा हैं। तेजस्वी यादव को अपने जीजा का पता मालूम होना चाहिए, या अगर पता नहीं है तो फिर बता दिया जाएगा कि लंदन में पढ़ाई के बाद अब यहीं पर रह रहे हैं। दरअसल जमुई में तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर हमला बोलते हुए उनके जीजा अरुण भारती का पता पूछ लिया था। कहा था कि आखिर चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती कहाँ के रहने वाले हैं, पहले लोगों से मुलाकात नहीं हुई है, सीधे चुनावी मैदान में आ कूदे हैं। इसी को लेकर के पत्रकारों ने चिराग पासवान से सवाल किया, जहां इसी पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को अपने जीजा का पता मालूम होना चाहिए। दोस्तों पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव डंके की चोट पर कहते हैं कि हमने बिहार में नौकरी दी है। 17 महीने के लिए हम बिहार सरकार में आए तो हमने 3 लाख लोगों को नौकरी दी है। अब इसी को लेकर के नीतीश कुमार ने पलटवार किया है और नीतीश कुमार ने कहा कि ये सब झूठ मूठ के प्रचार कर रहे हैं, या ऐसा ये लोग कुछ नहीं किया है। या उन्होंने कहा कि सब लोगों को मालूम है कि यहाँ किसने काम किया है। जदयू प्रदेश कार्यालय में कुछ देर रहने के बाद लौटने के क्रम में पत्रकारों से बातचीत करने के क्रम में उन्होंने ये बात कही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौकरियों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे जुड़े हुए सभी काम को हम लोगों ने पहले ही किया हुआ था। तेजस्वी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के लिए उनको अपने यहाँ लाए, जैसा सब काम तो मेरा ही किया हुआ है। दावा के बारे में उन्होंने कहा कि जो मन में आए वो करते रहे, जब बिना काम किए प्रचार प्रसार करता है, जब हम तो काम करते रहते हैं, प्रचार प्रसार में मेरी दिलचस्पी नहीं है। उन लोगों के आने से पहले सब कुछ तय था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी के 15 वर्षों के शासनकाल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि माता पिता के 15 वर्षों के राज में कोई भी काम हुआ है क्या? डर के मारे लोग शाम को घर से नहीं निकलते थे, लेकिन अब वही देखिए, अब लोग रात भर कहीं भी चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों बिहार में लोकसभा चुनाव की रफ्तार पकड़ ली है। धुआंधार चुनाव प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ जातीय समीकरण पर जोर दिया जाने लगा है। दरअसल बिहार की राजनीति में विकास के मुद्दे से जातिवाद ज्यादा हावी रहता है और फिर जातीय फैक्टर ही चुनाव जीतने का सबसे बढ़िया हथियार बनता है। बिहार में शायद ही कोई ऐसा चुनाव हुआ हो जिसमें जाति का कार्ड राजनीतिक दलों ने ना खेला हो। अब जब एक बार फिर से राजनीतिक दलों ने जाति को साधने की कवायद तेज कर दी है, इस बार तो जातिगत सर्वे ने चुनाव की पूरी तस्वीर ही बदल दी है। जातिगत सर्वे
की रिपोर्ट का ही ये नतीजा है कि राजद को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा है। जातिगत जनगणना के आंकड़े के बाद बिहार की राजनीति काफी बदली है और समीकरण भी बदला है। इसकी तस्वीर अब राजनीतिक दलों की दिखने लगी है और फिर जो जातियां उनके साथ मजबूती से नहीं जुड़ी है उन्हें भी साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अब तक करीब दर्जन भर सीटों पर अपने उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है। इनमें से कुछ लोगों को आधिकारिक तौर पर सिंबल दिए गए हैं, जबकि कुछ के नाम अब तक घोषित नहीं हुए हैं। यह राजद की सूची में इस बार दलित महादलित नेताओं को ज्यादा टिकट बांटे गए हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव इस बार अपने परंपरागत वोट बैंक MY यानी कि मुस्लिम यादव से हट करके तेजस्वी यादव के माई बाप पर फोकस कर रहे हैं। इधर एनडीए की ओर से भाजपा ने ये सवर्णों पर ज्यादा जोर दिया है, तो फिर वहीं दूसरी तरफ जदयू ने पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज को साधने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। जब भाजपा ने 60% सवर्णों को टिकट बांटे हैं, इसमें भी राजपूत समाज हावी रहा। जब 17 उम्मीदवारों में से 5 राजपूत, 2 भूमिहार, 2 ब्राह्मण और फिर 1 कायस्थ समाज के नेता को वो टिकट दिया गया है। जबकि जदयू ने अपनी 16 सीटों में से 11 पिछड़ा और फिर अति पिछड़ा वर्ग के नेताओं को टिकट दिया गया है। जब पार्टी ने स्वर्ण जाति से भी 3 नेताओं को भी टिकट दिया है। इसके अलावा 1 अल्पसंख्यक और 1 अनुसूचित जाति के नेता को टिकट दिया है। वहीं पर एनडीए की सहयोगी जीतन राम मांझी और चिराग पासवान भी दलित वोट बैंक की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये दोनों दलित और महादलित समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। अब बिहार में अफसरशाही इस कदर हावी है कि विभागीय मंत्री के आदेश को भी अफसर ठेंगा दिखाते हैं। जी हाँ, समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने 2023 में ही विभाग के उप सचिव हरिशंकर राम को 2 मामलों की जांच के आदेश दिए थे, लेकिन अफसर ने मंत्री के आदेश पर जांच करके रिपोर्ट नहीं दिया है। कई अन्य आरोपों में बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हरिशंकर राम के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। अब सरकार ने दंड दिया है। आपको बता दूं कि बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हरिशंकर राम को दंड दिया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से 5 अप्रैल को संकल्प जारी किया गया है। बिहार प्रशासनिक सेवा के हरिशंकर राम समाज कल्याण विभाग में ही उप सचिव के पद पर हैं। जब उनके खिलाफ विभाग ने 28 नवंबर 2023 को आरोप पत्र गठित करके सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराया गया था। आरोप है कि 19 अप्रैल 2023 को उन्होंने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का कार्यालय अररिया और किशनगंज तथा बाल विकास परियोजना कार्यालय टेरागाछ बहादुरगंज ठाकुरगंज में किए गए निरीक्षण के संबंध में 13 लोगों ने शिकायत की थी, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण में लाखों रुपए की अवैध वसूली का आरोप लगाया था। इसके साथ ही अय्याशी करने की भी शिकायत सामने आई थी। हालांकि ICDS के निर्देश के जांच में प्रतिवेदन में अवैध वसूली एवं अय्याशी से संबंधित कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन निदेशक की जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि 2 दिनों तक किशनगंज में रहने के बाद भी इन्होंने जिला प्रोग्राम कार्यालय किशनगंज का निरीक्षण नहीं किया है। ये विभागीय आदेश की अवहेलना है। दोस्तों, गेहूं फसल कटाई का अभी समय है। जहाँ अभी गेहूं फसल कटाई किया जा रहा है, वहीं पर बिहार में फसल कटाई के इस मौसम में ग्रामीण खेतिहार मजदूर एवं किसान मतदाताओं को लुभाने के लिए लोकसभा उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार अभियान के लिए फसल कटाई से जुड़े हुए स्थानीय गाना बजा रहे हैं। जब बक्सर लोकसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार एवं प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने PTI एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए बताया है कि फसल कटाई से इस मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार करते समय स्थानीय लोक गायकों के गीत गाने के लिए लोक गायकों की सेवा ले रहे हैं। रबी फसलों विशेष करके गेहूं की कटाई का मौसम आमतौर पर अप्रैल महीने में शुरू होता है और फिर 15 मई तक चलता है। अधिकतर ग्रामीण मतदाता किसान या फिर खेतिहार मजदूर हैं। लोकसभा के उम्मीदवार प्रचार प्रसार करने के दौरान ग्रामीण मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रसिद्ध स्थानीय लोक गायकों और फिर कटनी के गीतों के विशेषज्ञों की भी सेवा ले रहे हैं। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहली चुनावी जनसभा की तिथि दूसरी बार आगे बढ़ाई गई है बिहार में। जहां अलबत्ता स्थान में परिवर्तन नहीं हुआ है। जब गया जिला के गुराड़ू में चुनावी सभा होनी है। जब पहले यह जनसभा 7 अप्रैल को होनी थी, बाद में तिथि बढ़ाकर के 9 अप्रैल हुई। अब 9 के बजाय 10 अप्रैल को अमित शाह जनसभा को बिहार में संबोधित करेंगे। जब अपने बिहार दौरे पर वे भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों और फिर कोर ग्रुप की बैठक भी लेंगे। जब उसमें वे सहयोगियों को चुनावी रणनीति के नए गुर सिखाएंगे और फिर बिहार में प्रचार अभियान की वस्तुस्थिति में से अवगत कराएंगे। जहाँ सभा स्थल का चयन सोच समझ करके हुआ है, जो गुराड़ू प्रशासनिक रूप से गया जिला का भूभाग है और फिर संसदीय रूप से औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र का अंश है। जहाँ अमित शाह यहाँ से एक साथ 2 संसदीय क्षेत्र को साधेंगे, गया और औरंगाबाद। जहाँ इन दोनों क्षेत्र के प्रत्याशियों के साथ मंच पर बिहार में एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता विराजमान होंगे। जहाँ समय में परिवर्तन के कारण विशेष रूप से उल्लेखनीय है, चुनाव से पहले औरंगाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हुई थी। जहाँ उसके बाद मोदी 4 और 7 अप्रैल को क्रमशः जमुई और फिर नवादा में 2 चुनावी सभाएं कर चुके हैं। इसमें चारों संसदीय क्षेत्र में पहले चरण के चुनाव तहत 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में भाजपा चाहती है कि अब बड़े नेताओं की जनसभाएं मतदान की तिथि की जितने निकट हो, माहौल बनाने में उतना ही अच्छा होगा। आपको बता दूं कि गया में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी प्रत्याशी हैं, जो इससे पहले 2 बार उसी मैदान में पटकने खा चुके हैं।
अगर आप भी इंटरनेट चलाते हैं तो आपके लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि 62 करोड़ लोगों का डेटा लीक हो गया है, जिससे खतरा हो सकता है। जहां कहीं इसमें आप भी तो शामिल नहीं हैं। आपको बता दूं कि जैसे जैसे हम डिजिटल की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ऑनलाइन साइबर अटैक का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। जहां हाल ही में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि डार्क वेब पर 62 करोड़ से ज्यादा लोगों का डेटा लीक हुआ है। जहां एक साइबर अटैक में पॉपुलर ऑडियो प्रोडक्ट और फिर स्मार्ट वॉच मेकर बोर्ड के 7.5 मिलियन यानी कि 62 करोड़ से ज्यादा यूजर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हुई है, जिसे डार्क वेब पर देखा गया है। लीक हुए डेटा में नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और फिर कस्टमर आईडी जैसे सेंसिटिव डिटेल्स शामिल है। जब बोर्ड ने अभी तक इस बारे में कोई भी बयान जारी नहीं किया है। जब खबर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जा रहा है कि सोफीफाई गाय नाम के एक हैकर ने इस साइबर अटैक को अंजाम दिया है, जिसने 5 अप्रैल को बोट लाइफस्टाइल की डेटाबेस तक पहुंचने का दावा किया था। जहां हैकर ने साथ ही कुछ डेटा वाली फाइल्स को भी शेयर किया है, जिसमें 7,75,50,000 ग्राहक शामिल है। ये ग्राहकों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा करता है, जिसमें उन्हें फ्यूचर में फिशिंग अटैक और फिर कई तरीके के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमांचल, मिथिलांचल समेत बिहार के 14 जिलों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। आज इसको लेकर के मौसम विभाग के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई गई है। खबर के अनुसार बिहार के पटना, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, गया, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, जहानाबाद और फिर भभुआ में बारिश की संभावना जताई गई है, जहां इन जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। आपको बता दो कि मौसम विभाग ने आज और कल बिहार के 14 जिलों में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया। खबर के अनुसार बिहार के पटना, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, गया, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, जहानाबाद और भभुआ में बारिश की संभावना जताई है। इन जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने आज और कल बिहार के 14 जिलों में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में तेज हवाएं भी चल सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और फिर इन जिलों के लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलेगी। दोस्तों, बिहार में बहुत से लोग सलाद में कच्चा प्याज खाना पसंद करते हैं। जब ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कच्चा प्याज का सेवन इंसान के हेल्थ के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। जब इससे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर सहित कई तरह की बीमारियां कंट्रोल में रहती है। जी हाँ, कच्चे प्याज में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो कि शरीर में सूजन के स्तर को कम करते हैं। वहीं पर कच्चे प्याज में क्रोमियम पाया जाता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रण होता है और डायबिटीज कंट्रोल में रहता है। जब कच्चे प्याज में सल्फर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो हड्डियों को स्वस्थ रखने और तथा उसे मजबूत बनाने में सहायक होता है। जब कच्चे प्याज में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो झुर्रियां और फिर स्किन संबंधित अन्य समस्याओं में छुटकारा दिलाता है। कच्चा प्याज फाइबर से भरपूर होता है, जो कब्ज और फिर बवासीर जैसी गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। इसलिए आप इसका सेवन जरूर करें। दोस्तों, बिहार में पानी का संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जहां ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल महीने में ही बिहार के करीब 40 से अधिक नदियां पूरी तरीके से सूख चुकी है, जिसके कारण आसपास के इलाकों में पानी की किल्लत होने लगी है। खबर के अनुसार बिहार के कई जिलों में भूजल स्तर 50% से भी नीचे चला गया है। दक्षिण बिहार के 8 जिलों की 24 पंचायतों में 50 फीट तक पानी नीचे पहुंच गया है। इसके अलावा अन्य कई जिलों में भी भूजल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। आपको बता दूं कि नदियां ही जमीन के जल के स्तर को बनाए रखती है, लेकिन नदियों के सूख जाने से भूजल का स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। ऐसे में सरकार को इस पर ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत है, वरना जून जुलाई में लोगों को पानी की दिक्कत भी हो सकती है। दोस्तों, एक बार फिर से राम मंदिर पर सियासत तेज हो गई है। नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर अब लालू प्रसाद यादव की बेटी और पाटलिपुत्र से आरजेडी के प्रत्याशी मीसा भारती ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं भी हिंदू हूँ, सनातनी हूँ। अयोध्या में बना राम मंदिर मोदी जी और फिर बीजेपी का थोड़ी ना है। दर्शन करने जाऊंगी तो फिर क्या कोई रोक पाएगा मुझे? दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस और आरजेडी ने पहले राम मंदिर निर्माण का विरोध किया और तब मंदिर बन गया, तो फिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया। रामनवमी आने वाली है, ऐसा पाप करने वालों को भूलेगा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान का जवाब आज मीसा भारती ने दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी हम लोग व्यस्त हैं, जब समय निकाल करके हम लोग जाएंगे राम जी के दर्शन करने के लिए। हम भी हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम भी पूजा करते हैं। राम मंदिर मोदी जी या फिर बीजेपी का थोड़ी ही है। वहीं पर नीतीश कुमार के पीएम मोदी के पैर छूने के मुद्दे पर मीसा भारती ने कहा है कि ये तो हमारे संस्कार है, लेकिन ये देखना होगा कि नीतीश कुमार उम्र में पीएम मोदी के से भी बड़े हैं या फिर छोटे, ये भी देखना होगा, तभी इस पर कुछ मैं कह पाऊंगी।
दोस्तों एनडीए में शामिल बीजेपी के सहयोगी दलों के नेताओं को भी आरएसएस की शरण लेनी पड़ रही है। जी हाँ, बहुत से प्रत्याशियों को लग रहा है कि अगर वे आरएसएस के शाखा के कार्यक्रम में शामिल हो गए तभी आरएसएस की ओर से उन्हें मदद मिल जाएगी। आपको बता दूं कि बिहार सरकार में मंत्री और गया से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी वोट की अपील करते करते गया स्थित गांधी मैदान में आरएसएस की शाखा तक पहुंच गए। जीतन राम मांझी जो गया से एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनके बेटे संतोष सुमन सुबह सुबह गया के गांधी मैदान में वोट मांगते नजर आए। आरएसएस की शाखा में शामिल हुए जब मैदान में मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों से वोट की अपील की। आरएसएस की शाखा में शामिल होने के दौरान संतोष सुमन ने खुलासा किया है कि वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हिस्सा रहे हैं। संतोष सुमन को मैदान में बदहाली पर लोगों की तीखी शिकायतें भी सुनने को मिली। जब गया से एनडीए उम्मीदवार जीतन राम मांझी जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका सीधा मुकाबला आरजेडी के कुमार सर्वजीत से है। दोस्तों लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जो कि इस बार सारण से चुनाव लड़ रही है, लोकसभा चुनाव लड़ रही है, और उन्होंने पटना में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि वे लोग भगवान राम के क्या होंगे जो कि सीता को गाली सुनवा रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने कहा कि पहली बार चुनाव में उतरी हूँ, इतना प्यार प्रेम मिल रहा है मैंने कभी देखा भी नहीं है। जहाँ राम मंदिर के विरोध वाले बयान को लेकर के उन्होंने कहा है कि हमारे घर में भगवान बसते हैं, बचपन से कोई भी काम करने से पहले भगवान का आशीर्वाद देते हैं, माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं। वे लोग भगवान राम के क्या होंगे जो कि सीता को गाली सुनवा रहे हैं, जय बहन बेटियों को लज्जित कर रहे हैं। इस बार बिहार की माताएं बहनें सबका जवाब दे। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य सारण से आरजेडी उम्मीदवार है। ये सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस बार लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ मैदान में उतरी है। रोहिणी आचार्य का दावा है कि उन्हें जनता का अपार प्रेम मिल रहा है, जब उनकी जीत पक्की है। लेकिन कुछ सर्वे की माने तो इस बार भी सारण सीट से राजीव प्रताप रूडी की हैसियत जीत होगी। ऐसा लगता है कि रोहिणी आचार्य मुकाबले में पीछे रह जाएगी। ये जो सर्वे बता रहा है, सर्वे के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। वहीं पर आरजेडी द्वारा रोहिणी आचार्य को सारण से उतारे जाने पर बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी का कहना है कि मुझे अफसोस होता है कि सारण की धरती पर आरजेडी के कार्यकर्ता है और कैंडिडेट भी है, जहाँ ऐसी क्या मजबूरी है कि लालू प्रसाद यादव हमेशा किसी न किसी परिवार के व्यक्ति को ही मेरे खिलाफ उतारते हैं। रूडी का कहना है कि लालू प्रसाद यादव बाहर से हैं, ये मेरी धरती है, हम इसी कमिश्नरी के हैं, यहाँ उनका कुछ नहीं है। पता नहीं वे क्यों दावा कर रहे हैं कि ये मेरे परिवार की सीट है। दोस्तों भाजपा के लाख प्रयास के बावजूद भी बिहार में चाचा और भतीजा यानी कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच दूरियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। चाचा के द्वारा भले ही भतीजे के लिए चुनाव प्रचार की बात कही जा रही हो, लेकिन भतीजे के दिल में बना घाव भर नहीं पा रहा है। यही वजह है कि चिराग पासवान अभी भी पारस के साथ रिश्ते सुधारने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। चिराग का कहना है कि चाचा ने ही मुझे घर परिवार से निकाल करके बाहर फेंक दिया था, लिहाजा अब मैं इन चीजों से काफी आगे निकल चुका हूँ। उन्होंने चाचा पशुपति कुमार पारस की मदद का ऑफर भी ठुकरा दिया है। चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि नो थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए मदद। मेरा अब एक ही लक्ष्य है, मोदी जी को 40 में 40 सीटें जिता कर दूंगा और फिर बिहारी फर्स्ट का अपना सपना पूरा करूं। चाचा से मिलने वाले संभावित आशीर्वाद पर चिराग पासवान ने कहा है कि उन्होंने आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर क्यों हटा दिया। ये मुझे नहीं पता क्या कारण था कि आप लोग बार बार पूछते थे कि क्या चिराग पासवान के साथ कोई समझौता हो सकता है। तब उनका यानी कि पारस का बार बार कहना था कि सूरज पश्चिम से निकल जाएगा लेकिन चिराग से मेरा रिश्ता नहीं रहेगा। उन्होंने कहा है कि परिवार के एक होने के बाद पर उनका यानी कि चाचा का नेवर नेवर कहना मेरी समझ से बाहर है। अगर मैं उनका सगा बेटा होता तो क्या इसी तरीके से मुझे घर से निकाल करके बाहर करते। चिराग पासवान ने बिना नाम लिए चाचा पशुपति कुमार पारस पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि हाजीपुर को विकास के कार्यों में काफी निराशा हुई है, लेकिन वे प्राथमिकता देंगे। पिछले 5 वर्षों में लोगों को थोड़ी निराशा हुई है, लेकिन उनकी पूरी कोशिश होगी कि फिर से लोगों को भरोसा हासिल बहाल करें। चिराग पासवान ने कहा है कि मेरे पिता रामविलास पासवान ने लंबे समय तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, ऐसे में उम्मीद है कि मुझे भी लोगों का उतना ही प्यार मिलेगा। आपको बता दूं कि पशुपति कुमार पारस ने ये ऐलान किया है कि अगर जरूरत पड़े तो फिर वे चिराग पासवान के लिए भी प्रचार करेंगे। दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 का जुनून अब लोगों के सिर चढ़ करके बोल रहा है। जब पूरे देश के साथ साथ अपना किशनगंज भी चुनावी मैदान में है, हर तरफ एक ही बात की चर्चा है कि आखिर इस बार वोट किसको दिया जाए। इस बार किशनगंज लोकसभा का सांसद कौन बनेगा। चाहे चाय की दुकान हो या फिर खेत खलियान, हर जगह एक ही चर्चा है कि कौन करेगा फतेह किशनगंज। उम्मीद है कि बाद ईद प्रत्याशियों की जीतोड़ मेहनत और ज्यादा बढ़ जाएगी, जब चुनावी शोरगुल काफी ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए हम भी बात करते हैं और हम भी चर्चा करेंगे कि
आखिर कौन होगा बेहतर किशनगंज के लिए और कौन रहनुमा सही रहेगा हमारे खिदमत करने के लिए। तो हम आपको बता दें कि आने वाले 26 तारीख को यानी कि 26 अप्रैल को ही हमें एक बार फिर से कि हम अपना सांसद का चयन करें उंगलियों के माध्यम से, यानी कि वोट के माध्यम से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप वोट जरूर करें। आपका एक एक वोट की कीमत है, आप किसे वोट करेंगे ये आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। मगर हम आपसे अपील करेंगे कि लोकतंत्र के इस महापर्व का आनंद जरूर ले और अपना मत जरूर दे, यानी कि जरूर वोट करें। तो अब बात करेंगे कि आज सभी पार्टियां विकास का रोना रो रहा है। जब सभी प्रत्याशी किशनगंज की बदहाली का ठेकरा एक दूसरे के सिर पर फोल रहा है। हर कोई बड़े बड़े वादे करता फिर रहा है जैसे कि हर चुनाव में होता आ रहा है। या उसी तरह इस बार भी सभी दल और प्रत्याशी वादे और इरादे में लगे हुए हैं। मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि आप किसी वोट करेंगे ये आपके अधिकार क्षेत्र में है। जब मगर जो भी आपके दरवाजे पर आए उनसे कुछ सवाल जरूर कीजिएगा कि आखिर कब तक हम जमीन मोटेशन इत्यादि के नाम पर रिश्वत देते रहेंगे। आखिर कब तक किशनगंज में अफसरशाही सर चढ़ करके बोलता रहेगा। आखिर हमारा एएमयू किशनगंज शाखा कब बनेगा। वे कौन लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि एएमयू बने। एएमयू बनने से नुकसान किन लोगों को है। आज एएमयू में जो लोग प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से एएमयू में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं वे कौन लोग हैं। आपको ये भी ख्याल रखना होगा कि आज जो देश की हालात बद से बदतर हो गई है इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आज हिंदू मुसलमान के बीच जो नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है वे लोग कौन है। कभी हम सीमांचल वासियों को घुसपैठी कहा जाता है तो कभी बांग्लादेशी कह करके संबोधित किया जाता है, तो फिर कभी हमारे सीमांचल को बिहार से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात कर रही है। हमें टेढ़ी नजर से देखा जाता है। जो हमें टेढ़ा नजर से देखने वाले लोग कौन है। जो हमारे यहाँ हर साल बाढ़ आती है, लाखों की फसल तबाह हो जाती है, हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो जाती है, घर जान माल सब क्षति हो जाती है, लेकिन आखिर राज्य और राष्ट्र पर शासन करने वाले सरकारों ने हम पर ध्यान क्यों नहीं दिया। आज भी हमारे सड़कों की हालात सही नहीं है। आज भी हमारे यहाँ कोई भी कल कारखाना नहीं है। आज भी बच्चों को पढ़ाने के लिए बढ़िया स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है। हम जब बीमार पड़ जाते हैं तो आज भी हमें दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। ये सब हमारी मूलभूत समस्याएं हैं जिन पर आज हमें बात करनी होगी। हम आपको ये भी बताते चलें कि लोकतंत्र की असल खूबसूरती इस बात पर टिकी है कि जहां पक्ष मजबूती से अपने कामों का लेखा जोखा रखे तो वहीं पर विपक्ष बिना डर भय से सत्ता पक्ष को आईना दिखाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी आवाज को कोई दबा रहा है, आपको किसी के खिलाफ बोलने में डर महसूस होता है। अगर होता है तो फिर ऐसे लोग आपके और फिर आपके समाज के लिए नासूर है। ऐसे लोगों का बायकॉट होनी चाहिए। आपको ये भी जानकारी होना बेहद जरूरी है कि एक नेता के अंदर 100 बुराइयां हो तो चलेगा मगर उसके लहजे में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि बदले की भावना समाज में असंतोष को जन्म देता है। हर कोई आपके पास जाएगा, हर कोई आपको बहलाएगा, मगर आप वही करें जो आपका दिल करे। क्योंकि जो आज वोट का ठेकेदार बनकर के आपके घर घर जा रहे हैं वे कोई समाज सेवा नहीं कर रहे हैं या वो कोई समाज सेवा नहीं कर रहा होता है, बल्कि इसके पीछे उनके नफा नुकसान होते हैं। जी हाँ, आपको क्या लगता है आज जो लोग भी अपना काम धाम छोड़ करके इस गली से उस गली का चक्कर लगा रहे हैं वे क्या फ्री में कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं। जो उन्होंने आपके वोटों का सौदा कर लिया है। जो कोई भी निस्वार्थ कुछ भी नहीं करता है, सभी उस काम के पीछे नफा और नुकसान देखता है। आपको चुनाव में इस बात का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि आपके अगल बगल जो वोट के ठेकेदारों की जो टीम है वे क्या कर रहे हैं। जब वे आपको ऐसे समझाएगा जैसे कि कोई फरिश्ता हो, बहुत बड़ा समाज सेवी हो, आप उनकी बातों में आ जाएंगे और वे आपके वोटों का सौदा करके बैठ जाएगा। आप ये भी ख्याल रखें कि आज किसी भी पार्टी से जो लोग आपके दरवाजे में वोट के लिए जाते हैं उनका खुद का बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि कल नेताजी पहले उन्हीं की सुनेंगे। क्योंकि वोट भले ही आपका है मगर वो वोट का ठेकेदार कहेगा कि मैंने आपको वोट दिलाया था और फिर आपको उसी के माध्यम से नेताजी से मिलना होगा। इसलिए हर पार्टी के कार्यकर्ताओं की छवि पर नजर जरूर डालें। आज जिस असामाजिक तत्वों की बात पर वोट करेंगे कल उसी की गाड़ी में बैठ करके आपको नेताजी के आंगन में जाना पड़ेगा। बहरहाल आपका वोट आपका अधिकार, अच्छे को चुने और सच्चे को चुने। जिसे दिल करे उसे आप वोट करें मगर निर्णय खुद से करें और वोट जरूर करें, खुद भी करें और लोगों को भी प्रेरित करें। लोकतांत्रिक देश में वोट की बड़ी अहमियत है। इसको समझे लोगों को समझाएं। वीडियो बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य समाज को सजग करना था। किसी का पक्षधर ना कल हम थे और ना आज है, बल्कि हमारा भी एक वोट है। हो सके तो आप हमें भी सलाह जरूर दें। दोस्तों, राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सुझाव दिया है कि अगर कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं मिले तो राहुल गांधी को कदम पीछे खींचने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि गांधी यानी कि राहुल गांधी सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए अपनी पार्टी चला रहे हैं और फिर पिछले 10 वर्षों में काम करने में असमर्थता के बावजूद भी हुए ना तो अलग हट सकते और न ही किसी और को कांग्रेस का नेतृत्व करने दे सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरे अनुसार ये भी अलोकतांत्रिक है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने विपक्षी पार्टियों के लिए पुनरुद्धार योजना तैयार की थी,
लेकिन अपनी रणनीति के कार्यान्वयन पर उनकी और फिर उनके नेतृत्व के बीच असहमति के कारण बाहर चले गए। उन्होंने कहा कि जब आप पिछले 10 साल से एक ही काम कर रहे हैं और फिर उसमें कोई सफलता नहीं मिली तो फिर ब्रेक लेने में कोई बुराई नहीं है। जहाँ आपको इसे किसी और को 5 साल के लिए करने देना चाहिए। जहाँ आपकी मां ने ऐसा किया था। राजीव गांधी की हत्या के बाद राजनीति से दूर रहने और फिर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव को कार्यभार संभालने के सोनिया गांधी के फैसले को याद करते हुए प्रशांत किशोर ने ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में अच्छे नेताओं की एक प्रमुख विशेषता ये है कि वे जानते हैं कि उनके पास क्या कमी है और सक्रिय रूप से उन कमियों को भरने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि लेकिन राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं। अगर आप मदद की जरूरत को नहीं पहचानते तो फिर कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। जहाँ उनका मानना है कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उन्हें जो सही लगता है उसे क्रियान्वित कर सके। ये संभव नहीं है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव पर भी फोकस कर दिया है और बिहार में खुद की मुख्यमंत्री बनने की अपील की है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मोदी जी ने मोतिहारी में 10 साल पहले कहा था कि यहां बंद पड़े चीनी मिल को शुरू करा करके उस चीनी से चाय पिएंगे। 10 साल पहले उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही थी। आखिर क्या हुआ? ये सिर्फ आप लोगों से झूठ बोल करके वोट लेने आते हैं। जब मिलन समारोह कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव ने तिरुपति शुगर मिल के एमडी दीपक यादव को राजद से टिकट देने की घोषणा करते हुए लोगों से उन्हें विजय बनाने की अपील की। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में खुद के सीएम बनने की बात करते हुए कहा कि बगहा उनको उनके पिता को पुलिस जिला बनाया था। अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो फिर वाल्मीकि नगर को जिला बनाऊंगा। दोस्तों, बिहार की नवादा रैली में कुछ ऐसा हुआ जिस पर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने आज एक फोटो देखी जिसमें नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छू रहे थे। जहाँ तेजस्वी यादव ने कहा कि ये देख करके बहुत दुख हुआ। ये क्या हो रहा है? नीतीश कुमार हमारे अभिभावक हैं, उनके जितना अनुभवी कोई दूसरा सीएम नहीं है, लेकिन वे पीएम के पैर छू रहे हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के बयान को लेकर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि क्या पीएम मोदी को भाजपा के नेता भगवान मानते हैं? उनका विरोध करना मतलब भगवान का विरोध करना क्या है क्या? आपको बता दूं कि बिहार के नवादा रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस और फिर उनके सहयोगी दल सनातन विरोधी है। इस पर पटना में तेजस्वी यादव ने सवाल किया है कि पीएम का बयान अशोभनीय है। उन्होंने नीतीश कुमार के हवाले से कहा कि सीएम जानते हैं कि मेरे घर में छोटा मंदिर है जहां पर परिवार के सभी सदस्य पूजा करते हैं। ये कोई दिखावे की चीज नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि जब भी कोई भी भाजपा का विरोध करता है तो फिर उसे विधर्मी करार दे दिया जाता है। भगवान सब देख रहा है। दोस्तों, देश की मोदी सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए नई नई योजनाएं लॉन्च कर रही है। इन्हीं से एक योजना है लखपति दीदी योजना। जहां आपको बता दें कि 15 अगस्त 2023 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। अभी हम आपको इस योजना के फायदे के बारे में बताएंगे। आपको बता दें कि बीते 1 फरवरी को संसद में अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लखपति दीदी योजना का टारगेट 2 करोड़ से आगे बढ़ाते हुए 3 करोड़ करने का ऐलान किया था। इस योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है और वे भी बिना किसी ब्याज। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो फिर आइए हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इस योजना का लाभ उठाएंगे और क्या क्या लाभ से मिलता है। आपको बता दें कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत सरकार की ओर से महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर के स्वरोजगार के लिए योग्य बनाया जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आए। इसमें महिलाओं को तमाम सेक्टर में प्रोफेशनल ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, जिसे स्वयं सहायता समूह के जरिए संचालित किया जाता है। आपको बता दूं कि इस योजना में सरकार महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 1 से 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देती है। वहीं पर इस योजना की खास बात यह है कि ये लोन बिना किसी ब्याज के दिया जाता है। लखपति दीदी योजना का लाभ कोई भी 18 से 50 साल की महिला ले सकती है। इसमें कोई भी व्यापार शुरू करने के लिए महिलाओं को ट्रेनिंग और फिर गाइडेंस दिया जाता है। जब बिजनेस शुरू करने से लेकर के मार्केट में पहुंच बनाने में मदद की जाती है। लखपति दीदी योजना में बिजनेस शुरू करने के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है, यानी कि ब्याज फ्री लोन दिया जाता है। कम खर्च में इंश्योरेंस सुविधा का प्रावधान भी किया गया है। इतना ही नहीं, महिलाओं को कमाई के साथ साथ ही सेविंग के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। आपको बता दें कि लखपति दीदी योजना का लाभ पाने के लिए राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। जब महिला को किसी स्वयं सहायता समूह से जोड़ना अनिवार्य है। बिजनेस शुरू करने के लिए लोन पाने के लिए अपने क्षेत्रीय स्वयं सहायता समूह कार्यालय में जरूरी दस्तावेज और फिर बिजनेस प्लान जमा करना होता है। इसके बाद उस एप्लीकेशन को रिव्यू करने के बाद अप्रूव किया जाता है और फिर लोन के लिए संपर्क किया जाएगा। आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम प्रूफ, बैंक पासबुक के अलावा आवेदक को वैध मोबाइल नंबर और फिर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देने होंगे।
दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बड़ा खुलासा किया है। रविवार को पटना में उन्होंने एक न्यूज चैनल से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुकेश सहनी ने एक और बड़ा बयान दिया है जिसमें ऐसा लग रहा है कि चुनावी गठबंधन के पीछे सीएम और डिप्टी सीएम पद की डील हुई है। आपको बता दें कि एक न्यूज चैनल से बातचीत करने के दौरान मुकेश सहनी ने कहा कि तेजस्वी ने यह साफ कर दिया है कि हमारे गठबंधन की डील विधानसभा के लिए है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी सीएम बनेंगे और हम डिप्टी सीएम बनेंगे। उन्होंने कहा कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे या तीनों सीटों पर उनके उम्मीदवार होंगे। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में सरकार बनी तो फिर निषाद समाज को आरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारे पिता मछली मारते थे, अगर एक दिन मछली ना मार पाए तो फिर खाने को नहीं होता था। उन्होंने कहा कि हम समस्या दूर करने के लिए निकले हैं। आगे बातचीत में मुकेश सहनी ने कहा कि मैंने दिसंबर में अमित शाह से मुलाकात की थी। निषाद समाज को आरक्षण देने पर सहमति बनी, लेकिन एन वक्त पर सीएम नीतीश कुमार भी शांत हो गए और मुझे भाव नहीं दिया गया। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि तानाशाही की सरकार है। मुकेश सहनी ने कहा कि 10 साल घूम करके थक गए लेकिन फायदा नहीं हुआ, तो फिर मैंने नया ठिकाना देखा। आपको बता दूं कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी इस बार महागठबंधन के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। 8 जिले ने अपने कोर्ट से उन्हें 3 सीट गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और झंझारपुर सीट दी है। जब पहले ये लग रहा था कि एक सीट पर मुकेश सहनी खुद चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक न्यूज चैनल से बातचीत करने के दौरान मुकेश सहनी ने ये क्लियर कर दिया है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर के हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार की बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री खुद को चौकीदार बताते हैं, लेकिन जब देश के बैंकों को चूना लगा करके नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी और फिर मेहुल चौकसी जैसे लोग देश छोड़ करके भाग जाते हैं तो फिर ये लोग उनको भ्रष्टाचारी नजर नहीं आते हैं। यह तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि पीएम मोदी को क्या लगता है कि अपने पद का दुरुपयोग करके ईडी और फिर सीबीआई को मेरे पीछे लगा करके हमें डरा देंगे। जब मेरे पिता लालू प्रसाद यादव इनसे नहीं डरा तो फिर उनका लड़का कैसे डरेगा क्या? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है। वे लोग बीते करीब 2 दशक से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी कि चंपारण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन यहाँ गरीबी, बेरोजगारी और फिर अन्य समस्याएं इस बात की गवाही दे रही है कि प्रतिनिधित्व ने ठीक ढंग से काम नहीं किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे लोग सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, जहाँ हम लोग शांति की राजनीति करते हैं, हम कलम बांटते हैं, वे लोग तलवार बांट रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने पिछले चुनाव में वादा किया है कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। चाचा माफी मांगने आए तो फिर उनको हमने दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया। चाचा जी बोले थे मर मिट जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन फिर से भाजपा के साथ जाकर के सरकार बनाई है। दोस्तों, चुनावी बयानबाजी के बीच शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के नए फरमान को लेकर के एक नई बहस छिड़ गई है। होली में के पाठक ने शिक्षकों की ट्रेनिंग लगा दी थी, जिस वजह से हिंदू समुदाय के लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी। इस फरमान पर सियासी बयानबाजी भी हुई थी। केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने तो इसे तानाशाही रवैया बताते हुए सनातन धर्म का अपमान बताया था। अब मुस्लिम समुदाय के बीच के पाठक के फरमान को लेकर के नाराजगी है, जब लोगों ने कहा कि के पाठक ने एक और तुगलकी फरमान जारी किया है, जहां इसके जरिए वे डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। दरअसल के पाठक ने होली पर्व में शिक्षकों की ट्रेनिंग लगा दी थी। अब एक बार फिर से के पाठक ने 8 अप्रैल से 13 अप्रैल तक शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए लेटर जारी किया है। गौरतलब है कि मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों का ईद सबसे बड़ा त्योहार होता है। चांद देखने के बाद 10 अप्रैल या फिर 11 अप्रैल को ईद का पर्व मनाया जाएगा। इस बीच के पाठक ने ट्रेनिंग को लेकर के लेटर जारी किया है, जिसमें 8 से लेकर के 13 अप्रैल तक शिक्षकों को ट्रेनिंग में रहना होगा। ऐसे में शिक्षकों की ईद ट्रेनिंग करते हुए ही मनने वाली है। के पाठक के इस आदेश के बाद से लोगों में काफी नाराजगी है। शिक्षक संघ के सदस्यों का कहना है कि ठीक समय पर के पाठक अपना रंग दिखा रहे हैं। जब राजनीति में हिंदू मुस्लिम होता था, लेकिन अब शिक्षा में भी हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैलाई जा रही है। जब पहले होली पर्व में हिंदू शिक्षकों को परेशान किया, अब ईद में मुस्लिम शिक्षकों की परेशानी बढ़ाई है। अब चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी और फिर गठबंधन के उम्मीदवार को वोट नहीं देकर के इनका जवाब देंगे। दोस्तों, खबर कटिहार से सामने आई है। आपको बता दूं कि कटिहार में बीते शनिवार को इंडिया गठबंधन की ओर से एक अहम बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस उम्मीदवार तारिक अनवर की जीत को सुनिश्चित करने के लिए रणनीति तैयार की गई। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल शामिल रहे। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता बैठक में शामिल हुए। जब बैठक में शामिल इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने मोदी सरकार पर जमकर के हमला बोला और फिर सभी नेता एक स्वर में कहा कि कटिहार लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को ही जिताना है। जब वहीं पर इस सभा के दौरान
दौरान लोकसभा प्रत्याशी तारिक अनवर ने कहा कि कटिहार उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था, जो अब समाप्त हो गया है। लोगों का पलायन बदस्तूर जारी है। अगर जनता हमें मौका देगी तो फिर हम इसके लिए काम करेंगे। आपको बता दें कि तारिक अनवर 4 बार कटिहार से सांसद रह चुके हैं। इस बार भी कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है। कार्यकर्ताओं के बीच अपनी बात रखते हुए तारिक अनवर भावुक हो गए और रोने लगे। साथ ही साथ एनडीए गठबंधन के 400 पार वाले नारे पर उन्होंने कहा कि ये जुमला 2014 से सुनता आ रहा हूँ। अब जनता परिवर्तन चाहती है, जनता बदलाव चाहती है। अब ये जुमला यहाँ पर नहीं चलने वाली है।